अस्सलाम वालेकुम। इंडिया की पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस होने की एक लंबी तारीख़ है। बहुत ज़्यादा हम पीछे ना भी जाएं तो ये जो समझौता एक्सप्रेस की बर्निंग का वाक़या है, पहले सिर्फ उसी को ही पकड़ लें और फिर ये टीटीपी और बीएलए वाले वाक़यात को साथ जोड़ लें। और मोस्ट रिसेंट जो एक बरतानवी अखबार की ख़बर से चीज़ बाकायदा रजिस्टर की गई थी, वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल कोई 20 से ज़ायद केसेस, तो अब तक मेरे ख्याल है 24-25 केसेस हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी सरज़मीन के ऊपर असैसिनेशन की, वैसे ही जैसे उन्होंने एक सिख लीडर को कैनेडियन लैंड के ऊपर, कैनेडियन सॉइल के ऊपर जाकर वहाँ उसको मारा, वैसे ही कुछ 24-25 लोगों को पाकिस्तानी सरज़मीन के ऊपर वो कत्ल करवा चुके हैं। पाकिस्तान को अपना केस मजबूत बनाने की ज़रूरत है। जब दुनिया दहशतगर्दी की बात करती है, पाकिस्तान से कहते हैं पाकिस्तान से दहशतगर्दी जाती होगी, क्योंकि कश्मीर एक मुतराज़ा इलाका है। मुतराज़ा इलाका की हैसियत जहाँ पे भी दुनिया में हो, वहाँ पे रेजिस्टेंस मूवमेंट होती है, हुर्रियत की तहरीकें चलती हैं, और यहाँ पे भी चलती हैं, क्योंकि कश्मीर के ऊपर तो गासबाना कब्ज़ा उसका है। जब से वो मामला शुरू हुआ आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि अब तो नेक्स्ट स्टेप हो गया हुआ है 5 अगस्त 2019 के बाद के। लेकिन पाकिस्तान जो दहशतगर्दी भारत पाकिस्तानी सरज़मीन के ऊपर करता है, उसका केस शायद पूरी दुनिया के सामने उस मौसर अंदाज में अभी तक पेश करने में कामयाब नहीं हुआ। उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बीएलए की फंडिंग कौन करता है, टीटीपी को असला और हथियार कौन देता है, हमारी बेसिस जो अटैक हुई उसके पीछे इंटेलिजेंस देने वाला कौन था, ये लंबी एक कहानी है। एक एक केस आप उठाना शुरू करें ना, वो आइज़ ऑन दी स्काइज़ किसने हिट की थी, अब हमारे पूरे वैक्स का सिस्टम था, उनको बेसिस के ऊपर हिट करने के लिए इंटेलिजेंस किसने प्रोवाइड की थी, रिसोर्सेज किसने दिए थे। इसके ऊपर एक बाकायदा पूरी बना के ना मोटी सी एक किताब वो पूरे वेस्टर्न कैपिटल्स में जानी चाहिए। डेलीगेशन भेजने का तो फैसला किया, लेकिन साथ सबूत और शवाहिद जाने चाहिए और एक एक इवेंट की तफसील जानी चाहिए कि ये ग्रुप था, इस ग्रुप का नाम तो इस्लामी था, लेकिन इसके पीछे पैसा, हथियार और इंटेलिजेंस देने वाला वो हद के पार दूसरी तरफ बैठा हुआ था। मौसर तरीके से काम करना चाहिए। अब जंग के बाद जो कुछ सूरत हाल है, जंग के बाद की सूरत हाल ये है कि मोदी शदीद दबाव का शिकार है, क्योंकि वो आया ये था कि पाकिस्तान को सबक सिखाने आया था, सबक खुद उसको मिल गया। अब वो डोमेस्टिक जो उसकी ऑडियंस है उसको क्या चीज़ बताए। जहाज़ गिरे हैं, पूरी दुनिया कह रही है जहाज़ गिर गए। राफेल वो एक शो पीस लेकर आए थे कि ये हमारा सबसे तगड़ा हथियार है, पाकिस्तान को समझ नहीं आएगी। ब्रह्मोस है हमारे पास, सुपरसोनिक है, ये तो पाकिस्तान इसके आगे टिकेगा ही नहीं। लेकिन वो सब कुछ होते हुए उसके 5 जहाज़ भी गिर गए और मोस्ट मॉडर्न वाला उसका जो इक्विपमेंट था वो डिस्ट्रॉय हुआ। S-400 जो अभी तक दुनिया में तबाह नहीं हुआ था, उसका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, वो हमारे गए पायलट्स उन्होंने उड़ा दिए, 2 उनकी बैटरीज उड़ा दी। अब उसके पास क्या है अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को बेचने के लिए, तो एक दबाव शदीद ख़तरे वाली कैफियत जो है अभी कि सरहद पार से दोबारा कोई दहशतगर्दी हो, अफ़गानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान में कुछ इंटरफेरेंस करे या LOC के ऊपर कुछ इश्ताल अंगेज़ी हो, दोनों का ख़तरा बदस्तूर मौजूद है और शायद पहले से ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मोदी वल्नरेबल जितना होता जाएगा उतना किसी एक्सट्रीम स्टेप की तरफ जाने के ख़तरात ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। ये हमारा एक नेशनल लेवल के ऊपर स्लोगन रहना चाहिए कि पानी ज़िंदगी है, और हम अगर उसकी खातिर प्यासे रह के मरना है तो बेहतर है लड़के आज ही मर लें। ये मेरा ख्याल है, इस पर दो राय नहीं होनी चाहिए, बड़ी क्लियर स्टेटमेंट होनी चाहिए। आर्मी चीफ से लेकर प्राइम मिनिस्टर से लेकर हर बंदे तक एक बात ही कहनी चाहिए कि पानी हमारी ज़िंदगी है। जो उसको रोकेगा तो फिर जंग है हमारे साथ, खुली जंग है। तैयार हैं, कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। तो आज के प्रोग्राम में इन इशूज़ को डिस्कस करते हैं कि वॉर हिस्टेरिया बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन जब जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर उससे भागना नहीं चाहिए, फिर उसका मुकाबला करना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि दोनों तरफ पहले समझाने की कोशिश करें कि ये जंग से इंसानों की ज़िंदगी जाएगी, उतने ही इंसान इधर जाएंगे, उससे कई गुना ज़्यादा उधर जाएंगे। तो ये कोई अक्लमंदी की, समझदारी की बात नहीं है। इंगेजमेंट वाला रास्ता बेहतर होता है। लेकिन अगर दूसरा फ्रीक जो है वो आपके ऊपर जंग मुसल्लत करता है तो फिर डट कर मुकाबला करिए, ताकि आइंदा उसको हिम्मत ना हो। आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं बिलाल न्याज़ी साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आबिद शेर अली साहब हैं, PMLN के लीडर हैं, और सेनेटर पलवशा खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आपसे स्टार्ट करते हैं आज PTI वालों से। आप डिजिटल दहशतगर्दी के बाद अब आपने कौमी खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम देना शुरू किया है, तो आज आप ही से शुरू करते हैं। इस सारी सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए पाकिस्तान का, जो कुछ हुआ, और अब कैसे आगे बढ़ना चाहिए?
देखिए, रिस्पांस तो आपका अब भी मोदी डिटरमिन करेगा, क्योंकि मोदी की जो आरएसएस वाली आइडियोलॉजी है वो उसको बैठने नहीं दे रही। और अब तक जितनी गैर मुसद्दक़ा खबरें आ रही हैं कि अभी भी वो स्टॉक पाइलिंग कर रहा है, मतलब इवन यूएई की सरजमीन से जो है ना असला जा रहा है, जो इसराइल हार्डवेयर भेज रहा है वो इकट्ठा कर रहा है। तो वो किस लिए इकट्ठा कर रहा है, मतलब उसका एक है टारगेट। और मोदी की आप देखें ये थर्ड टर्म है उसका, मतलब कैरियर का एंड है, और टर्म है उसकी 2029 तक। और इतनी बड़ी हजीमत आपको अपनी इनिंग्स के स्टार्ट में ही मिल जाए, जिसमें ना सिर्फ वो अपोजिशन को फेस कर सकता है बल्कि अवाम में आने वाले इलेक्शंस के लिए उसकी जमात को प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे हरीफ से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उसने स्ट्राइक करना ही करना है उसको। आपका ख्याल है दूसरी स्ट्राइक की तरफ जाएगा, दोबारा 100% जाएगा। मैं समझता हूँ कि अभी उन्होंने आपकी कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट किया है। जिस तरह से उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था और उसका उन्हें भरपूर जवाब मिला, अब वो सारी कैपेबिलिटीज़ को टेक इनटू अकाउंट। बल्कि अब एक आज या कल में ही खबर लगी हुई थी वेस्टर्न मीडिया की कि वो इस वक्त फ्रांस पे जोर दे रहा है कि हमें अपने जहाज़ों के सोर्स कोड दें। तो क्यों इस चीज़ का प्रेशर कर रहा है? बेसिकली वो और आगे जाने की कर रहा है कि किसी तरह की उनके ना जहाज़ों में कोई इंटरफेरेंस हो, ना मामलात हो। तो इस तरह के अज़ाइम है। और साथ ही साथ देखें कि इस जवाब के बाद दहशतगर्दी बलूचिस्तान में तो उसी तरह से चल रही है। चाहे हम खबरें सप्रेस करें जो है, हम क्यों नहीं इंडिया को टेक इन टू अकाउंट कर रहे, क्यों नहीं हम उनके सामने रख रहे कि ये अकाउंट्स हैं, इधर इधर से फंडिंग हो रही है, आपका जो हाजिर सर्विस बंदा हमारे पास सज़ा याफ्ता मुजरिम के तौर मौजूद है, आप हमारी सरजमीन पे कंटिन्यूसली इंटरफेयर कर रहे हैं। ना हमने जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़े को उस तरह से यूटिलाइज़ किया, ना आज होने वाली दहशतगर्दी को हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। कुलभूषण यादव वैसे एक तो वो है ना जासूस हमने अपनी सरजमीन पे पकड़ा। ये जो समझौता एक्सप्रेस की बर्निंग थी उसके अंदर जो दो उसके मास्टरमाइंड थे, एक उसमें सर्विंग उनका आर्मी का कर्नल था, कर्नल पुरोहित, और दूसरा वो स्वामी असीम आनंद था जो उनका मजहबी पेशवा था। तो ये एक लंबी तारीख है। ये तो वो वाक़या ना जो बड़े नोन है कि 55 मुसलमानों को ज़िंदा जला दिया था। हम मेरे ख्याल में दुनिया के सामने, आबिद शेर अली साहब आपसे भी चाहूँगा इसके ऊपर है, दुनिया के सामने उतना तगड़ा हमने ये केस पेश ही नहीं किया। हम बड़े ठंडा पड़ जाते हैं कि वहाँ समझौता एक्सप्रेस जला दिया, कोई नहीं। हमें इस पर जम के ज़रा बात तगड़ी करनी चाहिए कि बताएं दुनिया को। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी 71 की जंग के बाद का बदला भी ना सिर्फ बदला लिया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्म फोर्सेस ने, एयर फोर्सेस ने हमारी जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तान का लोया मनवाया, बल्कि उनको बताया कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की आर्मी है, इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी आर्म फोर्स ऑन दिस प्लानट। इसमें किसी को कोई गुमान या वहम था ना थोड़ा सा, वो भी मलिक साहब निकल गया। और ये देखें अभी आप जो फरमा रहे हैं, ये जो भारत की एक सेल्फ डोमिनेशन थी इस पूरी टेरिटरी में, जैसे इंडो पाक कह लें, जो पूरी एशियंस बेल्ट के अंदर, तो एक वो बदमाश टाइप वो होता नहीं, गुंडा, गली का गुंडा जो ऐसे ही हर एक को ललकारता जाता है। तो अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने हमें मौका दिया। हम एक अमन पसंद मुल्क है और दुनिया ने भी देखा कि उन्होंने एक खुद ही पहलगाम का वाक़या करवाया और वो उन्होंने हमें कोई फ़लस्तीन समझ लिया था, या हमें कोई ऐसे ही अरब रियासत समझ लिया था, सीरिया समझ लिया था कि वो पाकिस्तान, या यूक्रेन समझ लिया था कि वो पाकिस्तान को इस तरह दबा लेंगे। लेकिन हमारी बहादुर फ़ौज ने, हमारे मीडिया ने और पूरी कौम ने यकसुई के साथ मलिक साहब एक पेज पे खड़े होकर अपने दुश्मन का ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि आइंदा आने वाली उनकी नस्लें भी याद करेंगी कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की ऐसा पंगा नहीं करना। और जो जब तक आपने आबी जारियत की बात की है, अल्लाह के फजल से देखें ये पाकिस्तान की जीत है। आज चाइना भी पाकिस्तान के हक़ में बोला कि अगर ये पानी में जो आबी जारियत है इसमें उन्होंने पाकिस्तान का साथ देने का फ़ैसला किया। तमाम यूरोप भी देख ले, और सबसे अच्छी खूबसूरत बात जो हुकूमत ने भी फॉरेन डेलीगेशन भेजे हैं जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसको लीड करेंगे और हमारे डार साहब चाइना के देखें।
तो ये बड़ी अच्छी मूव है मलिक साहब। तो यही कौम दुनिया को बताना है कि दहशतगर्द कौन है। आपने बैरिस्टर उमैर न्याजी को क्यों नहीं भेजा? इतना अच्छा भी केस जाना चाहिए, बैरिस्टर साहब को पार्टिसिपेट करना चाहिए, इनको बिल्कुल डेलीगेशन। तो ये मलिक साहब ये एक ऐसा वाकया है कि पूरी कौम को एक पेज पे खड़ा होना चाहिए, और खड़ी भी है। पलवशाह, तो मैं न्याजी साहब को भी कहूंगा कि इनको भी या अपनी हुकूमत से कहिएगा। पलवशाह, आप भी इसके ऊपर एक राय दें कि ये एक बाकायदा तारीख है पीछे इंडिया की पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी की। हम वो केस शायद दुनिया को वैसे प्रेजेंट नहीं कर सके, यहाँ पर इल्ज़ाम हमारी तरफ लग जाता है पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। दरअसल इस जंग से पहले दुनिया हमारी बात ऐसे सुनती भी नहीं थी, और चूँकि दुनिया में एक वेस्टर्न कैपिटल्स में जो इंडिया है उसकी लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसके पीछे इज़राइल खड़ा हुआ है। वो पता है वेस्टर्न कैपिटल्स में, वाशिंगटन में वो लोग कितने मजबूत हैं, तो लिहाजा उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती थी। फिर हमारे पर एक लेबल सा जो लगा है वो हम उठाए फिरते थे। और जैसे कि न्याजी साहब ने कहा, मैं इसको काफ़ी हद तक ठीक समझती हूँ कि जाफ़र एक्सप्रेस के वक़्त हमें शायद हम मचाना भी चाह रहे थे शोर, जिस तरह हमें मचाना चाहिए था, लेकिन उस वक़्त वहाँ जो एक लोकल हालात और वाक़यात बलूचिस्तान में ऐसे पैदा कर दिए गए कि उसमें सारा मामला। लेकिन उस वक्त ये पूरी दुनिया में डेलीगेशन जाने चाहिए थे, प्रेजेंटेशन वहाँ देनी चाहिए थी वेस्टर्न कैपिटल्स में कि ये कुछ हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर। उसको सैबोटाज करने के लिए बलूचिस्तान में से ही लोगों को पीछे लगा दिया गया। आपको पता है, फिर धरने शुरू हो गए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन वो मामला उसमें दब गया। ये हमारी, मैं समझती हूँ, कमज़ोरी थी। जाफ़र एक्सप्रेस एक ऐसा वाक़या था जो पहलगाम से 100 गुना ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट वाला वाक़या था। पहलगाम में जो लोग, ये मैं नहीं कह रही कि किसी हर जान जो है वो बराबर है, लेकिन पहलगाम में 27-28 कैजुअलिटीज़ थी। वो लोग वेल टू डू लोग थे, घूमने एक का भी अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। ये तो लेकिन जो जाफ़र एक्सप्रेस वाले थे वो तो मजदूर थे, आम गरीब लोग थे, और उनको किस तरीके से मैसूर करके बलूचिस्तान में सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए इन्हीं दिनों में। और दूसरा ये कि आपने जो कहा टारगेटेड किलिंग्स, तो इसका जो एक सीरीज ऑफ टारगेटेड किलिंग्स है आपने भी रिपोर्ट की, और मैं समझती हूँ बड़ी ये एक हमारे लिए एक आई ओपनिंग बात है। बहुत तशवीश की बात होनी चाहिए कि इस हद तक टारगेटेड किलिंग्स जो हैं वो हुई, और ये सिर्फ यहाँ नहीं हुई, कनाडा में हुई, अमेरिका में हुई, वहाँ उन्होंने शोर मचाया। तो हमारा मामला तो वैसे ही फिर साबित हो जाता था। हमने उस वक़्त इसको ज़रा उस हद तक नहीं शोर मचाया, इस पे शोर हमने नहीं किया। जाफ़र एक्सप्रेस पे भी 2-4 दिन हमने शोर आपस में मचाया, एक दूसरे से अफसोस किया। और एक जो ये हमारी रिवायत है ना, सॉरी टू से, मैं सेनेट की मेंबर हूँ, ये बाकी हमारे कॉलीग्स नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं, हम लोग जो हाथ उठा के सबसे पहले फातिहा पढ़ते हैं ना, उससे पहले हमें ना अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए कि क्या हमारा यही फ़र्ज़ रहे। हम फातिहा जो गुजर गया, जैसे जिस जुल्म से गुजरा, जिस तारीख राह में वो मारा गया, हमारा काम है फातिहा। मैंने उठ के कहा था कि इससे पहले कि हमारी फातिहा पढ़ी जाए, आप ज़रा इसके मुहर्रिकात पे भी गौर करें। ये बेहिसी की इंतहा है कि आप सिर्फ ये समझें कि आपका ये फर्ज है। जो शहीद हो गया उसको हम ना भी फातिहा पढ़े तो उसको हमारी दुआ की जरूरत है। जो पीछे अटैकर्स हैं, जो उसके पीछे इस पर एक मंसूबा साज हैं, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए थी। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ है, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा। एजाज साहब बहुत शुक्रिया। सर, ये जो ग्लोबल टेररिज्म में इंडिया का रोल है, वो कैनेडियन तो एक वाकया रजिस्टर हो गया, लेकिन पाकिस्तानी सरजमीन पे 24-25 वाकयात हैं ऐसे, उसके ऊपर भी दुनिया सारी में डॉजियर्स जाने चाहिए और वेल डॉक्यूमेंटेड जाने चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर BLA के पीछे कौन है, TTP के पीछे कौन है, जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के पीछे कौन है, पूरी एक एक तफसील जो है बना के वेस्टर्न कैपिटल्स को देनी चाहिए ताकि बताया जा सके कि इसका असल चेहरा है क्या। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। और मेरे ख्याल में कि ये हमारे जो अभी वो पूछ जा रहे हैं और जिसके लिए बड़े अच्छे लोग सिलेक्ट किए हैं, स्पेशली जो हमारे इसके लिए जो लीडर मुंतखब किए हैं, बिलावल भुट्टो साहब बहुत आर्टिकुलेट आदमी हैं, लेकिन इनका जो एजेंडा है सिर्फ इंडिया को काउंटर करना नहीं है कि इंडिया ने जो पॉइंट्स कहने हैं, हमारा अपना एक प्रोएक्टिव एजेंडा है। क्योंकि ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, कश्मीर है, पानी है और टेररिज्म है। अब खाली टेररिज्म को अगर लें तो हिंदुस्तान ने, जिस तरह भी आप भी बात कर रहे थे, कि इतना ज़्यादा पाकिस्तान में फसाद फैलाया है कि उस फसाद को दुनिया को, आप चूँकि थोड़ा सिंपैथेटिक ईयर्स हैं तो बताएंगे भी तो ज़रा अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि दुनिया को पता भी चलना चाहिए कि ये लोग हर बार हिस्टोरिकल पैटर्न बताते हैं कि जी फलाना हुआ, मुंबई हुआ, ये हुआ, वो हुआ। इस दफ़ा कम अज़ कम जो है ये कुछ भी नहीं कह सकते, इनके पास कोई और आर्गूमेंट भी नहीं है। दुनिया मांग रही है कि आप सबूत दें,
तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त वो डिफेंसिव है, हमारे पास प्रोएक्टिव हुए। आपने डोजियर्स की बात की, पहले भी हम डोजियर्स बनाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जरा ज्यादा सिस्टमेटिकली होने चाहिए। किसी भी वाकये के लिए डोजियर अगर बनता है, पहले FIR कटती है, फिर जो फॉरेन एक्यूज्ड है उनके खिलाफ लेटर्स रोकेटरी बनते हैं, यानी जो कोर्ट उनको मांगती है, वो फिर इंटरपोल में भी दे सकते हैं, बाकी गवर्नमेंट्स को भी दे सकते हैं। हमें बहुत सिस्टमेटिकली, हमें तो पता चल गया कि योगेश कुमार और पता नहीं किस किस के नाम लिए कि ये सारे के सारे लोग जो हैं ये उसमें मुलव्वस थे। तो हमें इनके लिए लीगल जो कानूनी वारंट होते हैं वो देने चाहिए इंटरपोल में भी, और ये डोजियर्स लेकर जाएं तो बहुत ही यानी एक नादिर मौका है, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान फंसा हुआ है। अमेरिका भी खुद जो है वो चूंकि चाह रहा था कि ये मामलात को हम थोड़ा सा बीच में आए हैं, हिंदुस्तान की अपनी रिक्वेस्ट पर आए हैं, तो इस वजह से अब ये यहाँ से भाग नहीं सकते हैं कि बगैर बताए, जो एक पहला एक ह्यूब्रिस और एक बड़ा गुरूर था और तकब्बुर था कि हम बगैर बताए रीजंस बताए बगैर आप पे हमला कर सकते हैं, वो मेरे ख्याल में अब वो न्यू नॉर्मल इनका खत्म हो चुका है। इस वक्त दुनिया को बहुत कुछ बताने को है, लेकिन इट विल स्टार्ट विद योर गुड प्रेपरेशन, एडिक्वेट प्रेपरेशन। खाली अच्छी अंग्रेजी बोलना काफी नहीं होगा। आई थिंक वी विल नीड टू कैरी दी सॉलिड एविडेंसेस जो हमारे ख्याल में हमारे पास हैं, वो हमें लेकर जानी वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। सर, इसका फिर समझौता एक्सप्रेस की बर्निंग वाले वाक़े से स्टार्ट होना चाहिए। कर्नल पुरोहित और स्वामी असीम आनंद का क्या रोल था वो बताना चाहिए उनको कि इन्होंने क्या काम किया था। फिर जाफर एक्सप्रेस की पूरी तफसील बताएं कि इसके पीछे जो लोग आए थे उनको फंडिंग कैसे हुई थी, और जो 25 असैसिनेशन पाकिस्तानी सरजमीन पे हुई हैं, एक एक केस को बिल्ड करके लेके जाएं और पूरे एक एक केस की तफसीलात सामने रखें दुनिया के, फिर वो केस आपका रजिस्टर होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बताऊं मलिक साहब कि मैं आजकल एक किताब मुकम्मल कर रहा हूं पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस पे। अब ये वाकया हो गया तो मैंने फिर छत्तीस सिंहपुरा से लेकर 25 साल के सारे वाकयात निकाले, रिसर्च कर रहा हूं उसके ऊपर। छत्तीस सिंहपुरा बिल क्लिंटन के दौरे के मौके पर हुआ था। जी 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 एग्जैक्टली। उस वक्त के बाद से जितने वाकयात आए हैं सब के अंदर, नहीं तो ज्यादातर के अंदर इंटरनल हैंड्स से या इंडियन आर्मी खुद इन्वॉल्व थी। तो इसलिए ये हमें ये रिसर्च करनी है, हमारे थिंक टैंक्स को ये टास्क देना चाहिए, एक एक डॉक्यूमेंट करें और ये लेकर जाएं, क्योंकि ये पुराना जो एजेंडा है वो भी इनको हमने इनके सर पे फेंकना है। हत्ता कि पठानकोट में भी 6 महीने बाद उनके अपने DG FIA जो NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा कि जी इन्वॉल्व है हमारे अपने लोग, तो उनको फौरन कहा गया कि आप अपना इंटरव्यू रोक लीजिए। तो ये तकरीबन ये तमाम चीज़ों में मुझे एविडेंस नज़र आ रही है कि हिंदुस्तान के अपने अंदर से कुछ एलिमेंट्स होते थे और ये सब पाकिस्तान पे लगाते थे। अब ये नहीं चलेगा। आई थिंक वी नीड टू वर्क हार्ड, अपने थिंक टैंक्स भी करें और हमारी और जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं उनसे भी करवाएं, एंड वी शुड कैरी ऑल दैट डॉक्यूमेंटेशन टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अभी नहीं दे सकते तो प्रॉमिस करके आए और बाद में हम भिजवाएं उनको। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पानी के ऊपर पूछ लूँ। पानी हमारी ज़िंदगी है, उसके लिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, तो लड़ना पड़ेगा, उसके लिए कोई दूसरी चॉइस नहीं है। क्या करना चाहिए उसके लिए? पानी के लिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तो लीगल ऑप्शंस हैं मेरे ख्याल में, जहां जहां आप हैं, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव मामला है कि जितनी भी ये वाटर बेसिन की रिजीम्स हैं उनके ऊपर लोग लड़ जाते हैं। मैंने खुद देखा था एक बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी फ्रेश वाटर की, तो इजिप्ट जो लोअर राइपेरियन है नाइल का, तो उन्होंने वो लड़ गए कि जी वो 1920 की जो ट्रीटी है या जो भी अरेंजमेंट है वो आप नहीं कर सकते हैं। हमें भी मेरे ख्याल में पूरे जोर शोर से कोई फोरम नहीं छोड़ना चाहिए, रेलेवेंट है या नहीं रेलेवेंट है, वी शुड टेक इट अप। ये पाकिस्तान 240 मिलियन लोगों के जिंदगी के जो जिंदा रहने के हक को के ऊपर डाका है। ये टेररिज्म है, ये बहुत बड़ा स्टेट टेररिज्म है। सो वी शुड टेक इट अप। प्लस बायलैटरली हमारे DG ISPR ने कहा है कि जी हम वो करेंगे जो आप दुनिया देखेगी। इसका मतलब है कि वो कुछ तैयारी कर रहे हैं और हमें तैयारी करनी भी चाहिए, लेकिन बेहतर होगा हिंदुस्तान उस रास्ते पे ना जाएगा। अगर हमने उनके 4 डैम तोड़ दिए, उन्होंने हमारे 2 डैम तोड़ दिए, ये भी कोई बहुत अच्छा रास्ता नहीं होगा। इसलिए बेहतर होगा कि हिंदुस्तान जो है वो समझ जाए कि ये पाकिस्तान जो है इसको बहुत संजीदगी से लेगा। ये एजेंडा आइटम भी बहुत ही हमें शद्दोमत से लेना चाहिए। और किसी ने मुझे भी तजवीज़ दी कि एक वाटर एक्सपर्ट भी साथ लेकर जाएं। मेरे ख्याल में दैट माइट नॉट बी अ बैड आइडिया टू डू दैट। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। मिनिस्टर हमारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये पानी वाला उन्होंने कहा ये आप भी दहशत गर्दी होगी अगर ये काम किया, तो ये सचमुच में ये दहशत गर्दी है, क्योंकि ये सीधी सीधी जंग है। बिल्कुल जी। और मगर देखें ना, इसकी सीरियसनेस हमने भी तो शो करनी है। देखें, एक तो बलूचिस्तान का एंगल है ही है, मगर एज ए नेशन हम पानी के लिए क्या कर रहे हैं?
देखिए आज हमें क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। आपकी स्नोफॉल उस तरह से नहीं हो रही जैसे पहले होती थी। टेम्परेचर राइज की वजह से आपके ग्लेशियर बहुत तेज़ी से मेल्ट कर रहे हैं। स्नोफॉल कह रहा हूँ, रेन पिछले 30 साल का डेटा उठा लें 40% कम हो गई है। ओवरऑल पानी हो ही कम गया है। तो इंडिया आपका पानी रोकेगा इस सूरत हाल में तो आप तो मारे जाएंगे। इस वक्त जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो 16 मिलियन एकड़ फीट से रिड्यूस होकर 13 मिलियन एकड़ फीट पे आ गई है, जो खाली काफ़ी है 30 दिनों के लिए। हालांकि इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या है कि एक मुल्क को 120 दिन का पानी एट एनी गिवन टाइम उसके पास रिजर्व में होना चाहिए। तो आपकी ये सूरत हाल है। जब 30 दिन का पानी और ऊपर से इंडिया कट लगा दे तो ये तो आप आपस में लड़ने लग जाएंगे बजाय इसके कि इंडिया से लड़ने। तो इसलिए इसको फ़ौरन एक तो टेकअप करना चाहिए, साथ ही साथ देखें पॉलिटिक्स इस पे छोड़ दें। मतलब देखें एक इमरान खान का इनिशिएटिव था डेकेड्स ऑफ डैम का, 10 डैमों का, आज चले डिले हो गया, उसको ही मुकम्मल कर लें। कम से कम हम अपनी चीज़ों को बिल्डअप करें। आज जिस तेज़ी से ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, आपके 70 से 75 तो ऐसे फ्लड के फ्लैश पॉइंट्स नॉर्दर्न एरियाज़ में बन गए, किसी वक्त भी वो बर्स्ट कर सकते हैं। तो वो पानी नीचे ही आना है, वो आएगा तो किधर स्टोर करेंगे। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आबिद शेर अली साहब, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए जब आपको पता है ये कहते हैं कि वो दोबारा स्ट्राइक करेगा ही, तो आपको हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? देखिए हमें अपने जो ऑप्शंस हैं उनको बिल्कुल यूटिलाइज़ करना चाहिए। जो इंटरनेशनल हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी यूटिलाइज़ करना चाहिए। मैंने आपको कुछ चीज़ें भी व्हाट्सएप भी की हैं जो वो भी चाहते हैं कि एंगेज करें पाकिस्तान को। लेकिन पानी एक ऐसा इशू है मलिक साहब, ये हमारा सर्वाइवल है। ये उमैर साहब कह रहे हैं डैम रिजर्वायर, उस पर कई बहस निकल जाएगी आपस में। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि रिजर्वायर है ही नहीं है। थ्रू कोटरी हमारा जो पानी है वो सारा समंदर की नज़र हो जाता है, क्योंकि जब आप अपस्ट्रीम आपने रिजर्वायर नहीं बनाएंगे, वो एक हमारा एक इंटरनल इशू है। हमारा जो इस वक्त इंडस वाटर ट्रीटी है, अकॉर्डिंग टू दिस किसी किस्म की भी जारियत आलमी कवानीन के ख़िलाफ़ है। और पाकिस्तान फिर अपना ऑप्शन मलिक साहब रखता है, जो DGISPR ने भी कहा। तो फिर पाकिस्तान एक दुनिया के सामने अपना केस लेकर जाएगा, जो अभी बड़ी अच्छी बात की जो सेक्रेटरी खारजा थे कि उसमें आपको ये भी शामिल करना होगा जो हमारा जो केस है इंडस वाटर ट्रीटी का। तो हमारे साहब इसमें कोई दो राह नहीं है। जब ज़िंदगी और हमारे जज्बे को अल्लाह के फजल व करम से कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो जो पहले दुनिया को बावर कराना है कि पहले टेररिज्म उन्होंने किया अटैक, दुनिया उस वक्त कह रही थी कि पाकिस्तान रिटेलिएट आफ्टर इंडिया स्ट्राइक। तो ये CNN पे चलना, BBC पे चलना, ये मलिक साहब हमारी एक मॉरल विक्ट्री थी दुनिया के सामने कि शरारत उन्होंने की, पंगा उन्होंने किया। और दुनिया भी लिख रही है कि पहलगाम का मामला भी इंडियन सॉइल के अंदर से हुआ। इसमें पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के किसी भी लोगों का किसी किस्म का इससे लिंक नहीं है। तो मलिक साहब ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है दुनिया में। और जैसे पलविशा ने भी कहा को अब वो पाकिस्तान वो वाला पाकिस्तान नहीं है दुनिया की नज़र में। अब पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से ये वाला पाकिस्तान है जिसमें कैपेबिलिटी है, लीडरशिप है, जहाँ पे आवाम खड़ी है। और ये बड़ी अच्छी मूव है कि आपने पूरी कौम को एक पेज पे खड़ा किया। तो मैं आपको ये डू एंड डाई है मलिक साहब, सीधी सी बात है। हम हमें तमाम अपने इंटरनेशनल फोरम के ऊपर अपने ऑप्शंस को इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारा प्रेरोगेटिव भी है और हम इसे यूटिलाइज भी करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो मुंह तोड़ उनको जवाब देने की ज़रूरत है, उसकी हमें अपनी तैयारी भी रखनी चाहिए कि अगर ये ऑप्शन एग्जॉस्ट हो जाता है, ऑप्शन A, B, C, ज़ाहिर है प्लान है गवर्नमेंट का और हमारी जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, और उस पर पहले भी अमल हुआ था उसी प्लान A, B, C पे। जब दुनिया को उनका चेहरा बेनकाब किया, उस पर फिर ऑपरेशन हुआ और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। और इसमें भी अल्लाह। आप बताइए,
आप तो मेरे ख्याल में इन इश्यूज़ के ऊपर बहुत काम भी करती रही हैं, डिफेंस और सिक्योरिटी के हवाले से भी, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी। आपको अब दोनों चीज़ों को यकजा करके दुनिया में निकलना पड़ेगा। ये डेलीगेशन तो जा रहे हैं एक हिस्सा है, लेकिन इसमें थोड़ा अग्रेसिवली हमें डिप्लोमेसी पे भी जाना है और सिक्योरिटी वाली साइड पे भी जाना है, दोनों चीज़ों को बैक वक्त एड्रेस करना है। देखिए डेलीगेशन तो ज़ाहिर है जा रहे हैं लेकिन हमने जो काम कर दी है वो बड़ा पैगाम है दुनिया को। एक तो उससे आपकी कैपेबिलिटीज़ पता चल गई, फिर जो दिफा पे हम जो भी पैसा खर्चते हैं भारत के मुकाबले पे तो बहुत कम है, कुछ भी नहीं है, वो भी जस्टिफाई हो गया। और अब ऐसा लगता है कि अपनी बका के लिए हमें अगर इसमें कोई अपना पेट काट के इन्हेंस करना पड़ता है तो वो भी करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें मोदी के ऊपर जो इस वक्त वो एक गिरती हुई दीवार है अंदरूने भारत, क्योंकि उसका जो झूठ है वो तकरीबन सब पर, जैसे आपने अभी कहा कि आज राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने उस पर सवालात किए हैं, वो कितना झूठ बोलेगा। अब वो पूछ रहे हैं क्योंकि 6 जहाज उनके तबाह हुए हैं, तो उन्होंने पूछा बताओ कितने जहाज तबाह हुए हैं, नुकसान कितना हुआ है। हमें और तबाह करना चाहिए अंदरूने भारत, जितना हम उसके झूठ को बेनकाब। चाइनीज ने एक मैप जारी किया पलवशा, जिसमें उन्होंने बाकायदा वो लोकेशंस आइडेंटिफाई की हैं और 7 जहाज़ों के वो मॉडल भी लिखे हैं कि एक मिराज 2000 है, एक SU-27 है, एक मिग 30 है उनका, और 3 राफेल है, और लोकेशंस के साथ उन्होंने वो मैप बनाया। और सारी वेस्टर्न प्रेस में भी इंडिया के झूठ का जनाजा निकल गया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी इस वक्त हमारे लिए जो बात ज़्यादा तशवीशनाक है कि वो खुलम खुला पहले भी BLA को सपोर्ट करते रहे, उनके हाथों हमारी यहाँ दहशत गर्दी करवाते रहे, TTP से वो मिल रहे हैं, TTP से वो सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, जो भी फिगर्स आते हैं सब सच है, वो खुद मानते हैं। जैसे अभी आप भी कह रहे थे मोदी ने तो खुद माना कि मैंने पाकिस्तान तोड़ने में भारत का किरदार है, उसने खुद अजीत डोवल ने कहा कि हम बलूचिस्तान को जो है वो अलग करवाएंगे। तो अगर वो ये करते हैं तो हम वो लाल किले वाली तकरीर भी याद है? जी बिल्कुल याद है हमें। अगर वो ये करते हैं तो फिर हमें उनकी चिकन्स नेक भी मरोड़नी चाहिए। वो नागालैंड वालों ने वीडियोस डाली थी कि अगर आप को अल्लाह ने फतह कामरानी दी तो हमारी इससे जान छुड़ा। हम वो अपने आप को इंडियंस नहीं कहते, वो उस तरफ के लोग कहते हैं वी आर नॉट इंडियंस। और वो जो चाइनीज प्रोविंस है और अरुणाचल प्रदेश, जी अच्छा, उसके अलावा पंजाब नाम बताया कि उसका नाम अफजल जंगान, क्या नाम रखा है उन्होंने चाइनीज और पंजाब में जो सिखों के साथ हो रहा है वो भी एक हकीकत है। वहाँ मोदी के लिए कोई हिमायत नहीं, वहाँ भारत के लिए कोई हिमायत नहीं। उनका एक तरीका है दबाव, लेकिन एक हद तक ही लोग दब सकते हैं, तो फिर हमें भी सपोर्ट करनी चाहिए। वहाँ जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं, अब शायद ये बात डिप्लोमेटिकली गलत है लेकिन आई कैन टेक द लिबर्टी टू से इट, फिर हमें खालिस्तान की तहरीक डाल देनी चाहिए। हम क्यों ना डालें नागालैंड की तहरीक। जो पहले दिन उन्होंने ड्रोन पाकिस्तान की तरफ भेजे थे, उसमें से एक ड्रोन जाके ननकाना साहब जो सिखों के लिए सबसे मुतबर्रक है, वहाँ ये वो बात है जो पंजाब में कोई सिख, या पाकिस्तानी पंजाब में या पाकिस्तान का सिख या भारतीय सिख जो है, कोई इसको जो है इस पर जो है वो भारत से मुतनफ़र हुए बगैर नहीं रहेगा। ये वो बातें हैं जो हमने बतानी है। और ये एक बड़ा सुनहरी वो हमारा जो सिख बरादरी है द अदर साइड ऑफ चढ़ता पंजाब, वो जो आपने वो असम्बली के अंदर तकरीर में जनरल आसिम मुनीर से जाके वो अजान दिलवाई थी। मैं इंशाल्लाह कहती हूँ, बहुत से आपके लिबरल लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन मैं तो इस बात की ख्वाहिश रखती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि इंशाल्लाह बाबरी मस्जिद बनेगी। और अजान कौन देगा? इंशाल्लाह सिपह सालार पाकिस्तान का जो फौज का हो। आपके भी ख्याल बिल्कुल देखें, जहाँ सिक्योरिटी के मामलात हैं वहाँ कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होते, मगर देखें ओवरऑल जो चैलेंजेस हमें दरपेश है ना, हमें उनका अहाता करना पड़ेगा। ये इंडिया के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू हुआ है ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये थ्रेड्स ऑफ एस्केलेशन है, ये वॉर की तरफ भी जा सकती हैं और ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसकी बहुत बड़ी इम्प्लिकेशन है, इसलिए देखें फॉरेन पॉलिसी बाकी चीज़ों की इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। देखें अभी तक हमने OIC सर अगर तो LOC पे रहता ना ये सारा मामला, तो फिर तो इसकी इंटेंसिटी और स्केल और था, लेकिन जब उन्होंने मुरीद के और आपके भावलपुर में स्ट्राइक्स की तो लेवल बदल गया। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने आपकी जाके बेसिस को नूर खान बेस पे तो अटैक कर दिया। तो हैदराबाद देखे ना, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वहां तक पहुंच तो वजह क्या है कि मतलब वो हर जगह देख रहे हैं आई साइड, उन्होंने एक पूरा एक्सपोजर लिया है, पीछे कुछ और फोर्सेज है। देखें हमें उन फोर्सेज को भी टारगेट करना पड़ेगा। देखें आप पैलेस्टाइन की कॉज को अबेंडन कर दिया, देखें पीछे ज़ायनिज़्म है। जब तक पाकिस्तान एज ए न्यूक्लियर स्टेट सर्वाइव कर रहा है, वो पाकिस्तान को जब तक न्यूट्रलाइज नहीं करते, ये इसीलिए OIC आपने गर्दन छुपाई हुई है कबूतर की तरह कि हमें कोई ना देखे, जब तक उन्हें झंझोड़ेंगे नहीं और उन्हें बताएंगे कि ये हम खाली अपनी जंग नहीं लड़े, ये आप सबकी सर्वाइवल की जंग है। सर एक और सवाल है, आपसे भी पहले पूछ लूँ फिर आबिद साहब से भी। ट्रंप से जब इमरान खान वाइट हाउस में मुलाकात करके आया था ना, तो आप लोगों ने उसको वेलकम किया था कि वो इमरान खान कोई क्रिकेट का ना वर्ल्ड कप जीत के आ गया।
उसके हार्डली 8-10 दिन के बाद वो 5 अगस्त 2019 हो गया था, उसने आर्टिकल 370 इंडिया ने ख़त्म कर दिया था और इट वाज नोन टू एवरीवन। वाशिंगटन को भी पता था, इस्लामाबाद को भी पता था कि होने जा रहा है, और हम वर्ल्ड कप भी फतह बना रहे थे। अभी दोबारा उसके ट्रम्प के जो बयान है आपको बड़ा केयरफुली उसको देखना चाहिए। वो रोज़ कहता है पाकिस्तान से तजारत करेंगे, हमारे साथ कितनी तजारत करेगा, $30 अरब की दुनिया की एक्सपोर्ट्स है। तो ट्रम्प कुड डू एनीथिंग ना, वो अनप्रिडिक्टेबल है, तो आपको बड़ा केयरफुल अपनी पॉलिसी को लेकर चलना। दूसरा देखें ना, इस इशू में हुआ क्या है कि कश्मीर फॉर्चुनेटली इनफ 2019 के बाद एक दफ़ा दोबारा एज एन इंटरनेशनल इशू अराइज हो गया, पूरी दुनिया में आ गया जी। तो अब कम से कम उसको हम और उजागर करें, कैपिटलाइज करना चाहिए कि ये ना हो कि नुकसान ना हो, ताकि ये बायलैटरल इशू ना रहे। जो शिमला के बाद ये बायलैटरल इशू बन गया था, ये इंटरनेशनल बायलैटरलिज्म तो खत्म हो गई है वैसे ट्रम्प की इंटरवेंशन से। सीज फायर तो ट्रम्प ने अनाउंस किया है, मगर आप देखें मोदी की तो बायलैटरलिज्म खत्म हो गई ना। सीज फायर को देखें आप उस तरह से इंटरप्रेट करें, मैं समझता हूं कि ये इंडिया को रेस्क्यू किया गया। देखें सीज फायर तो उससे पहले भी तो हो सकता था, लेकिन उस वक्त मोदी को एम्बैरस बहुत कर दिया, सियासी तौर पर तबाह हो गया वो। वाशिंगटन में ट्रम्प की ट्वीट से सीज फायर अनाउंस हुई है। सीज फायर की पाबंदी भी तो फिर कराए ना कि जी अब इसके बाद कुछ नहीं होगा। हालांकि देखें कल डेडलाइन खत्म हो रही है, उसके बाद क्या देयर इज नो डेडलाइन। आज उन्होंने इंडियन मिलिट्री ने बोला देयर इज नो डेडलाइन, उन्होंने खुद बोल दिया सीज फायर विल कंटिन्यू। आबिद साहब आप क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे भी ले लूँ, फिर पलशा से भी ले लूँ। देखिए मलिक साहब, हमें इसका एक फ़ायदा हुआ इसका बोलने का। इंडिया में महाज एक खड़ा हो गया, मैं उनके आर्टिकल्स भी पढ़ता हूँ, देखता हूँ, वॉच कर रहा हूँ मिन्यूटली, कि उन्होंने ट्रम्प की इंटरफेरेंस पर जो मोदी का बैंड बजाया, इसमें देखे हमारी मॉरली भी फतह है, ऑन ग्राउंड भी फतह है। मैं आज कौम को बताना चाहता हूँ, पहले इनको फ़ज़ा में फेंटी लगाई है, अब ये क्रिकेट में हमारे साथ पंगे करने हैं। इंशाल्लाह ताला ऑन ग्राउंड भी इनको फेंटी लगाएंगे, और मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला मौलाना साहब क्लोजिंग रिमार्क्स हैं कि पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से ना इनको, अब देखें ना, इनकी गुंडागर्दी ख़त्म की है हमारी मुसल्लह फ़ौज ने, बहादुर फ़ौज ने इनकी गुंडागर्दी ख़त्म की है। तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि मौलाना साहब ये ऐसे फुलझड़ियाँ चला रहे हैं, ये आने वाले दिनों में मामला पाकिस्तान के हक़ में जाएंगे। और ट्रम्प की जो आप बात कर रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है, पाकिस्तान का नुकसान नहीं है। दुनिया के जरीदे पाकिस्तान के हक़ में लिख रहे हैं, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की बहादुरी के ऊपर लिख रहे हैं। और लेकिन हमें विजिलेंट रहना चाहिए, आंखें खोल के रखनी चाहिए। तो बिल्ली को देख कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, वो किसी वक्त भी हमलावर हो सकती है। हम चुकन्ना है, हम अपने तमाम मामलात को अल्लाह के फजल से अच्छे हैंडल, अभी तक अल्लाह के फजल करम से उसी तरीके से हैंडल हो रहे हैं। इन फ्यूचर भी ऐसा होगा, और इंशाल्लाह हम हर मैदान में, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, ऑन ग्राउंड हो, जो भी हो, हम भारत को शिकस्त दें। एक चीज़ आपसे भी पलशा पूछ लूँ, इंडिया वाले मामले में 2-3 चीज़ों के ऊपर आपको स्ट्रेटजाइज करना चाहिए। एक, बढ़के नहीं मारनी चाहिए, बढ़ के मारना कोई बहुत अच्छा अमल नहीं होता, बढ़कों से गुरेज करना चाहिए। मार भी देनी चाहिए, तब मारनी चाहिए जब आपको दुश्मन को डरा के भगाना हो, लेकिन उसकी गलत फहमी में मुब्तला नहीं हो जाना चाहिए कि अब ये भाग गया बुज़दिल है, वो मुड़ के वार भी कर सकता है, उसकी तैयारी करनी चाहिए। ये दूसरा हिस्सा है सवाल का, उसके लिए दोनों चीज़ों को सामने रख के हमें स्ट्रेटजाइज करना चाहिए। देखिए मुझे तो ये दुश्मन वो है ना, सांप है, किसी वक्त भी पलट के आप पे वार कर सकता है। और जो अब नज़र आ रहा है वो कह ज़रूर है कि सीज़ फायर कंटिन्यू करेगी, लेकिन वो कोई डेट नहीं है उसकी सीज़ फायर की एक्सपायरी की। लेकिन साथ ही साथ वो कहते हैं ये ऑपरेशन संदूर भी चलेगा, साथ ही साथ वो पानी को जो है चनाब से रोक रहे हैं। लिहाजा वो आपको इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आपके हाथों में चाहते हैं कोई ऐसा काम हो कि फिर वहाँ से आप पर वो इल्ज़ाम लगे और दोबारा कोई, क्योंकि ये मोदी अगर ये ऐसा नहीं करता तो मोदी, मैं समझती हूँ उसकी सियासी मौत हो चुकी है भारत में। अब वो ऐसा शख्स है जो अपने आप को बका और दवाम देने के लिए, चाहे पूरे भारत को उसको 25-30 करोड़ को आग में झोंकना पड़े तो वो झोंक दे। 4-6 हफ्ते अगले बड़े टेंस होने हैं, आपको उसके लिए स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा कि हमने आगे कैसे चलना है। बिल्कुल, और इसके लिए हमारे जो दोनों हाउसेस हैं कॉन्स्टेंटली इन सेशन रहने चाहिए। और इसके अलावा जो हमारे ज़ाहिर मिलिट्री स्ट्रेटजी जो अब तक तो कामयाब है, और वो इंशाअल्लाह ताला फतह और कामरानी तो अल्लाह ही देता है, लेकिन जो हमारे जांबाज लड़ते रहे हैं और जो शहीद हुए हैं छोटे छोटे बच्चे, उनके अगर माँ बाप सुन रहे हैं तो हम उन्हें कहना चाहते हैं कि उनके दुख में हम उनके बराबर के शरीक हैं, और जितना उनके दिल को धचका इतना ही हमारे दिल को धचका। अच्छा, बिल्कुल एंड पे 1-2 मिनट में हमारे साथ पन्नू साहब हैं।
पन्नू साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। दो चीज़ों पे चाहूँगा, एक तो जो जारियत हुई, पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ इंडिया से, उसके ऊपर रद्दमल। दूसरा, ये जो ड्रोन पाकिस्तान पे हमला करने आए थे, इसमें से एक ड्रोन ऐसा है जिसने ननकाना साहब पे भी अटैक किया। तो मेरे ख्याल में सिख कम्युनिटी का एक रोल बनता है जिसके ऊपर आवाज़ उठाएं दुनिया सारी में और बात करें। जी, सब तो पहला पाकिस्तान के मेरे सारे भैनों के भरावां नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखो, जड़ा हिंदुस्तान दा आर्मी दा ड्रोन जन्म स्थान ननकाना साहब वाल आया सी, वो पाकिस्तान दी फौज ने तबाह किया है और ननकाना साहब जड़ा बिल्कुल महफूज है। और उसका कारण भी यही सी क्योंकि जिस दिन दी जंग लगी है उस दिन तो सिक्स फॉर जस्टिस ते खालिस्तान रेफरेंडम ते पंजाब दे सिखां नूं असीं लामबंद कीता है कि तुसीं हिंदुस्तान दी फौज दे नाल नहीं रल के पाकिस्तान के खिलाफ तुसी नहीं लड़ना, भी तुसी पाकिस्तान की फौज का साथ देना, हिंदुस्तान की फौज का साथ नहीं देना। यही कारण है कि वह ड्रोन के नाल जन्म स्थान ते हमला करके सिखां नूं ते पाकिस्तान के खिलाफ एक दूजे विच दराड़ जिहड़ी है वो डिवीजन क्रिएट करते पे सी। पर जदों सिख मैदाने जंग विच आ जांदा है ते नारा लगदा है ते बोल हुंदे जी बोले सो निहाल सत श्री अकाल, अग्यों साडे पाकिस्तान दे जवानां ने नाराए तकबीर लगाया जदों, तां हिंदुस्तान दी इस जंग दे विच हार हुई है और पाकिस्तान दी फौज दी फतेह हुई है। यही कारण है कि अज भी पूरे दा पूरा जंग दे मैदान विच सिक्स फॉर जस्टिस खालिस्तान रेफरेंडम वाले सिख पाकिस्तान दे नाल खड़े है और आने वाले समय दे विच भी वो पाकिस्तान दे उत्ते पंजाब तो हमला नहीं करन देणगे। बहुत शुक्रिया जी, तुसी सानू ज्वाइन किया है, बड़ी मेहरबानी। प्रोग्राम ते एंड आ गए हैं, बहुत शुक्रिया तुहाडा। पलविश आपका भी शुक्रिया, न्याजी साहब आपका भी और आबिद साहब आपका भी शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।